तो दोस्तों मैं आज फिर लाया हूँ आप सभी के सामने एक और वोकैब की बेहतरीन और दमदार क्लास। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने अपना इस यूट्यूब चैनल पर एक वोकैब बैच चालू किया है, ठीक है। और ये उस वोकैब बैच की हमारी क्लास नंबर 2 है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको क्लास 1 कराई है और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते भी हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ये जो एग्जाम हम यहाँ पे कर रहे हैं 100% एग्जाम वाली वोकैब कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारी वोकैब वो है जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने मिल जाएगी। इसमें से एक भी सिंगल वर्ड या सिंगल आप ये कह लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इडियम्स ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो ये ऐसी वोकैब है जो बार बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट होती रहती है। हर साल कोई ना कोई इसमें से वर्ड पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और बल्कि बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखें। तो जिन भी मेरे भाई ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी वोकैब की, वो जाके पहले क्लास 1 देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया है वोकैब याद करने का एक ऐसा तरीका जो शायद आज तक आपके किसी भी टीचर या यूँ कह लीजिए कि जो इंग्लिश के फेवरेट टीचर रहे होंगे आपके, उन्होंने भी वो तरीका नहीं बताया होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं सबकी मेजर प्रॉब्लम यह है कि सर उनकी वोकैब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और अगर वोकैब ख़राब है तो इसका इफेक्ट जाता है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे भी, है ना। ना तो आपसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता, ठीक है, और ना ही आपसे होता क्या, ना ही आपसे बन पाता है क्लोज टेस्ट। तो ठीक है, इसलिए आपको क्या जो है स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, अपनी वोकैब। तो अपनी वोकैब को बेहतरीन करते रहे, दिन प्रतिदिन आप चीज़ें नई नई जानते रहे कुछ ना कुछ, इससे आपकी वोकैब बेहतरीन होती चली जाएगी। और जैसे आपकी वोकैब बेहतरीन होगी आपकी ग्रामर भी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रामर में एरर निकालने के लिए कई बार सेंटेंस का सेंस समझना जरूरी होता है जो आप लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो चलिए अब मैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी तरीके मैंने क्लास 1 में आपको समझाए हैं, तो पहले जाके आप क्लास 1 ज़रूर वॉच कर लें। अगर आप क्लास 1 वॉच नहीं करेंगे तो क्लास 2 में वो मज़ा आएगा नहीं जो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं अपने वर्ड्स से, वो करते हैं अपने वर्ड्स से। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनके लिखा हुए तो सिनोनियम भी हैं, ठीक है, मैं उनको सिनोनियम के साथ लाया हूँ। लेकिन याद रहे सिनोनियम याद नहीं करने हैं आपको, सिनोनियम सिर्फ आपको रीड करने हैं, सिर्फ रीड करने हैं कि ये वर्ड है हाँ, और ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। दिखाई दे रहा है या नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए जो आपका ये वर्ड है हाँ, अब इसके सिनोनियम ये वर्ड बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। सिर्फ आपको एक बार इस पे नजर मारनी है, सिर्फ एक बार रीड करना है, याद नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिनोनियम याद करने जाओगे तो वर्ड का मीनिंग सही से याद नहीं कर पाओगे, वर्ड पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उस वर्ड पे और वर्ड के मीनिंग पर, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो चलिए ये रहा आज का फर्स्ट वर्ड हमारा, और वर्ड हमारा प्रोटेस्ट, ठीक है। देखो जो प्रोटेस्ट एक वर्ड है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी होती है और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होती है, यानी कि दोनों ही टर्म्स में ये यूज किया जा सकता है। जहां वर्ब की जरूरत है तो भी और नाउन की जरूरत होगी तो भी। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, टू सो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है किसी चीज से आपत्ति जताना या डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, कोई चीज आप मना कर रहे हो, उसे अप्रूव नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसके क्या क्या कर रहे हो आप, उसका बहिष्कार कर रहे हो, इनकार कर रहे हो उस चीज का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हिंदी मीनिंग, प्रोटेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है विरोध या आपत्ति जताना, है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी बात का खुलकर विरोध करता है, विरोध करता है तो उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। विरोध करना मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज को मना कर रहे हो कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज तो गलत है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फी हाइक। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध किया। यानी कि यूं समझ लें आप, जैसे कोई टीचर होंगे तो उन्होंने फीस बढ़ा दी होगी बहुत ज्यादा, या कई बार ऐसा होता है स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब जैसे ही स्कूलों की फीस बढ़ी या ट्यूशन फीस बढ़ी, कोचिंग फीस बढ़ी, तो स्टूडेंट बोले अरे यार इतनी ज्यादा फीस हम कैसे दे सकते हैं, हमसे तो इतनी ज्यादा फीस नहीं दी जाएगी। तो अब ऐसे में क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि भाई हम इस फीस को अब मतलब जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस फीस को कम करिए। तो वो चीज कहलाती है क्या, प्रोटेस्ट, ठीक है। तो अब इसका एक सिनोनियम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा अपोज और एक हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। बस इतना ही आपको सिनोनियम पढ़ने हैं, याद नहीं करने। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है हैजार्डस, ठीक है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव। अब हैजार्डस का मतलब क्या होता है, डेंजरस और रिस्की। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खतरनाक और जोखिम भरा।
कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है आपकी हेल्थ को, ठीक है, वो चीज कहलाती है क्या, हैजार्डस। इसमें लिखा हुआ है देखो, जो चीजें जान या स्वास्थ्य के लिए खतरा बने उन्हें हैजार्डस कहा जाता है, ठीक है। तो हैंडलिंग केमिकल्स विदाउट ग्लव्स इज हैजार्डस। जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा जो केमिकल लैब होती है ना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्होंने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में क्या किया होगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह किए होंगे। तो वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं उसको यूज करने से पहले ग्लव्स हम हाथों में लेते हैं और तब यूज करते हैं, है ना। ऐसे क्यों करते हैं, ताकि अगर डायरेक्ट हम केमिकल हाथ में ले या उसे टच करें तो उससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन कट सकती है, जल सकती है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप केमिकल्स को ऐसे ही हैंडल कर रहे हो विदाउट ग्लव्स के लिए तो वो खतरनाक है। तो बिना दस्तानों के रसायन संभालना, रसायन मतलब केमिकल्स, क्या है बोलो, खतरनाक। तो वो चीज़ डेंजरस हो गई, वो चीज़ हो गई रिस्की, और वो चीज़ हो गई अनसेफ, यानी कि वो चीज़ सुरक्षित नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जान या आपकी जो है हेल्थ के लिए खतरा बन सके उसे क्या बोलेंगे हम, हैजार्डस बोलेंगे, ठीक है। चलिए 2 वर्ड हमारे आज के हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आइकॉनिक। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ना, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वर्ड है आइकॉनिक। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते होंगे आपने देखा होगा कि विराट कोहली, है ना, सभी जानते हैं हम विराट कोहली एक बहुत ही महान हस्ती और बहुत ही महान ग्रेट प्लेयर है ना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो इंग्लिश कमेंट्री होती है, जो इंग्लिश, ठीक है, मैन होते हैं कमेंट्री करने वाले, तो उसमें बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं आइकॉनिक प्लेयर, विराट इज एन आइकॉनिक प्लेयर, है ना। तो आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एडमायर्ड। एक ऐसा इंसान जो बहुत दूर दूर तक क्या हो, अपनी पहचान बना हुए हो और उसकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा तारीफ की जाती हो, वो कहलाता है आइकॉनिक, है ना। तो इसकी हिंदी हो गई प्रतीकात्मक, आदर्श रूप में प्रसिद्ध, लोग उसे अपना आदर्श मानते हो। तो विराट कोहली को ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना आदर्श मानते हैं, जो बहुत ज्यादा उन्हें क्या करते हैं, अपना क्या मानते हैं, आइडल मानते हैं ना। तो कोई व्यक्ति या चीज जो एक आदर्श या पहचान बन जाए उसे क्या बोलते हैं, बोलो, आइकॉनिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ताजमहल इज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ लव, है ना। तो ताजमहल प्रेम का प्रतीकात्मक चिन्ह है। ताजमहल एक कैसा चिन्ह है, बोलो, प्रतीकात्मक, यानी कि बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। तो कोई भी एक जगह, कोई भी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फेमस हो अपनी किसी चीज को लेकर, उसके अंदर कोई खास बात हो, तो उसे बोलते हैं क्या, आइकॉनिक, ठीक है। चलिए कितने वर्ड हो गए, 3। एक प्रोटेस्ट हो गया हमारा, और एक हो गया आइकॉनिक, और एक क्या किया था हमने, हैजार्डस। तो तीनों को याद रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अपीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपीज। अब देखिए अपीज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार वर्ड है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू काम और पेसिफाई बाय गिविंग इनटू डिमांड्स। देखो इसका मतलब हो गया शांत करना या मनाना, है ना। अब सुनो मेरी बात, देखो पहले इसे और पढ़ लो। जब कोई गुस्से में हो और उसे मना लिया जाए तो इसे बोलते हैं क्या, अपीज। अच्छा ऐसा होता है ना, कई बार हमारा कोई मान लो दोस्त है ना, अब वो हमसे नाराज हो गया तो हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं, प्लीज मान जाओ, अच्छे बताओ क्या खाओगे, अच्छे बताओ क्या किस चीज को मन कर रहे हैं आपका, है ना। तो हम उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनसे मतलब कुछ ना कुछ उनकी डिमांड पूछ रहे हैं कि बताओ क्या करें हम, जिससे कि वो सामने वाला बंदा मान जाए ना। बहुत बार करते हैं ना ऐसे, जैसे बात करते हुए नाराजगी हो गई तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट पे टेक्स्ट जा रहा है मैसेज, प्लीज मान जाओ यार, अरे अब तो मान जाओ, अरे अब तो मान जाओ, है ना। तो बहुत ज्यादा करा जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप मनाते हो उसे, तो फिर सामने वाला बंदा क्या करता है, ऐसे नहीं मानता, सामने वाला बंदा ऐसे नहीं मानता। जब सामने वाला बंदा देखता है ना, हाँ अब तो ये कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है, तो अब वो उठाता है तो मौके का फायदा, वो कहता अच्छा मान जाऊंगा या मान जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे, ये होना चाहिए या मुझे ये ला के दो, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, अब डिमांड कर दी भाई साहब गिफ्ट की, ठीक है, अब आपको मनाना है तो ला के देना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको उन्हें मनाना है तो लाके देना पड़ेगा, तो वही होता है अपीज। अपीज मीन्स क्या होता है, जब कोई गुस्से में हो या उसे मना लिया जाए तो इसे अपीज कहते हैं। लेकिन किस तरीके से, जो इंसान सामने वाला कुछ चाह रहा है, कुछ डिमांड है उसकी कि ऐसा करो या मुझे ये चीज चाहिए, अब आप उसे मना रहे हो, उसे वो चीज देके जो सामने वाला आपसे चाहता है, या वो काम करके जो सामने वाला चाहता है कि मेरा ये काम कर दो तो मान जाऊं, तो अब आप वो काम कर रहे हो उसे मनाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है, अपीज कहलाती है। तो देखो, शी ट्राइड टू अपीज हर एंग्री फ्रेंड विद ए गिफ्ट, है ना, उसने अपने नाराज दोस्त को तोहफा देकर मना लिया, यानी कि गिफ्ट दिया और फिर उसे मना लिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपका वर्ड यूज हो जाता है अपीज। तो इसका मतलब हो गया काम और सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना या पेसिफाई करना। पेसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना किसी को, उसे मना लेना, ठीक है। चलिए
ये रहा नेक्स्ट वर्ड आज का हमारी स्क्रीन पर, वो है स्टर्न। ठीक है, अब देखो स्टर्न की पार्ट स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस इन बिहेवियर। देखो कोई इंसान ऐसा है, मान लो बहुत ज्यादा बिहेवियरिस्ट है ना, अपने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बिहेवियर में, तो वो कहलाता है क्या, जो है स्टर्न। अच्छा ऐसा होता है ना कई बार आप में से ना, तुम्हारे हमारे घर वाले मतलब कुछ घर वाले ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। जैसे अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम मान लो स्कूल गए, ठीक है, अब जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टूर जाता है ना, स्कूल से टूर जाता है। गए हो आप कभी टूर में, गए हो तो बहुत खुश नसीब हो यार, मुझे जाना नहीं मिला, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्कूल से मान लो टूर जा रहा है, तो अब आप क्या करते हो, आप घर पे जाके बात करते हो, मम्मी हाँ स्कूल से ना टूर जा रहा है, ठीक है, और मुझे टूर में जाना है। तो मम्मी कहती है मुझसे कह रहा है अपने पापा जाके खेल ले। अब भाई साहब तुम्हें पता है पापा आपके कहते हैं एकदम खड़ूस टाइप है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनके, तो तुम सामने घर में रुकने से भी डरते हो। ठीक है, पापा छत पे होते हैं तो आप नीचे, और पापा नीचे होते हो तो आप छत पे, है ना। तो होता क्या है वहां पे, आपके पापा का जो नेचर है बहुत ज्यादा स्टर्न है, स्ट्रिक्ट है, आप उनसे बात को कहने से डरते हो। पूरा स्कूल टूर पे चला गया, लेकिन भाई साहब आप ही नहीं जा पाए, क्यों, क्योंकि आपके पापा थे स्टर्न। ठीक है, तो अब इसको मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर। तो कोई व्यक्ति जो नियमों को सख्ती से लागू करे वह स्टर्न कहलाता है, यानी कि वो नियम का पक्का हो, पाबंद हो, या फिर नेचर से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, एकदम से किसी की बात मनाने से ना मानता हो, एकदम किसी के बहकावे में ना आता हो, वो कहलाता है क्या, स्टर्न। तो देखो द टीचर गेव ए स्टर्न वार्निंग टू द नॉइजी स्टूडेंट्स, है ना। तो शिक्षक ने शोर मचाते हुए छात्रों को क्या दी, सख्त चेतावनी दी कि भाई साहब या तो शांत होकर बैठ जाइए, वरना आज क्लास में चलने वाली है, समझ जाओ क्या चलेगी, है ना। तो अब वो टीचर कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, हार्श है, बहुत ज्यादा फिर्म भी है ना। तो कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सख्त हो एकदम अपने मिजाज को लेकर, वो कहलाता है क्या, स्टर्न। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे 5 वर्ड्स, और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही किया था हमने फर्स्ट क्लास में भी, 5 हमने वर्ड्स किए थे, 5 OWS और 5 इडियम्स। तो इस तरीके से हम सभी चीजें लेके चलेंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर हम सिर्फ वर्ड्स याद करते रहें तो हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन छूट जाते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें तो इडियम छोड़ जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। वोकैब के अंदर हर पार्ट, हर चीज जरूरी होती है, तो सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 और कराए हैं, आपको तो याद है, नहीं है तो पिटाई होगी। कहा था मैंने क्लास पहले में, डंडा यहीं से ऑनलाइन जाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए याद कर लेना। चलो फर्स्ट वर्ड है आज का, इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, इसकी पार्ट तो स्पीच होती है एडजेक्टिव। ठीक है, देखो सर्टेन, टू हैपन और अनअवॉइडेबल। सुनो, कोई चीज ऐसी जो होने ही वाली है, होने ही वाली है, आप उसे किसी भी कीमत पे टाल नहीं सकते, वो चीज होकर ही रहेगी, वो कहलाती है इनएविटेबल। जैसे कई बार होता ना यार, अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो ये चीज होकर ही रहेगी, होता ना कई बार ऐसा। ठीक है, तो उसके सेंस में यूज हो जाता है इनएविटेबल। ठीक है, तो अब इसे बोलते हैं क्या, वो चीज अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, होकर ही रहेगी भाई साहब। तो देखो ऐसी कोई चीज जो किसी भी हाल में होकर ही रहेगी, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, मतलब आप चाहकर भी उसे टाल नहीं सकते, उसे चाहकर भी आप टाल नहीं सकते, वो चीज कहलाएगी क्या, इनएविटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो डेथ जो है हमारी लाइफ का कैसा पार्ट है, बोलो, इनएविटेबल, यानी कि मृत्यु जीवन का, है ना, एक अवश्यंभावी हिस्सा है, आप इसे चाहकर भी नहीं टाल सकते, मृत्यु होकर ही रहेगी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे नहीं टाला जा सकता क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है एपिलेप्सी। अच्छा चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं, थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना, थोड़ा सा आज मुझे कुछ और काम है, तो मैं थोड़ा क्लास को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो अगर ज़्यादा स्पीड हो तो आप बता देना मेरे को, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्पीड अपनी मेंटेन करेंगे और चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का नेक्स्ट वर्ड हमारा ये रहा, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता है नाउन। ठीक है, अभी भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ है, और आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में या कोई रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा होगा जरूर जिसे बीमारी होगी। ठीक है, मिल जाते हैं बहुत ऐसे, हमें कोई ना कोई गाँव बस्ती में हमारा आसपास, है ना। तो ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग सडन सीजर। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं मिर्गी दौरे की बीमारी। जो दौरे पड़ते हैं ना, दौरे, किसी किसी को आपने देखा होगा अचानक से ठीक ठाक है बंदा और अचानक से दौरे पड़ने लगे, तो उसे जो बीमारी होती है वो क्या बोलती है, मतलब उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एपिलेप्सी। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को बार बार अचानक दौरे पड़ते हैं उसे एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर किसी को दौरे पड़ते हैं तो कौन सी बीमारी हो गई, एपिलेप्सी। तो ही कैन नॉट ड्राइव बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम एपिलेप्सी।
तो वह मिर्गी के कारण गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि मान लो ऐसा है कि गाड़ी तो चला रहा है वहाँ, अचानक से उसे दौरे पड़ने लगे तो क्या होगा, हादसा हो सकता है ना, हादसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको नुकसान पहुँच सकता है ना, किसी की जान भी वगैरह जा सकती है। तो इसलिए जिस बंदे को दौरे पड़ते हैं भाई साहब, उससे कार चलाने मत देना, बिल्कुल भी बता रहा हूँ, वरना फिर वो आपकी आखिरी सवारी भी हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट नाउन होता है ए पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर। देखो एक एग्जांपल दिया था मैंने विराट कोहली का, भाई साहब एक और आ गया। ठीक है, अच्छा एग्जांपल एक और पता है क्या हो रहा है विराट कोहली का, विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर। ठीक है, क्योंकि भाई साहब जब विराट कोहली है वो हमारा भी फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली नाम ही ऐसा है यार, है ना, हर क्रिकेट जो मतलब फैंस होते हैं जो क्रिकेट देखते हैं, विराट नाम से उन्हें अलग ही मोहब्बत मिलेगी, है ना, होता ना ऐसा, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जज्बा होता है उनके दिल में, किसे लेकर, विराट को। और भाई साहब अगर आप विराट कोहली के फैन नहीं हो तो छी बड़ी गंदी बात है, इतने महान खिलाड़ी के भी अगर फैन नहीं हो आप तो गंदी बात है ना। चलो बनना चाहिए, आपसे ध्यान रखो। चलो आज से आप भी किसके फैन हो, विराट कोहली के। चलिए, तो ए पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि इसमें होता है प्रवासी, देश छोड़ने वाला। अच्छा मैंने विराट कोहली का नाम क्यों लिया, आपको पता है विराट कोहली कहाँ शिफ्ट हो गया, लंदन, कहाँ, लंदन में, है ना। तो अब वो लंदन में शिफ्ट हो गए भाई साहब। ठीक है, लंदन में रह रहे हैं इस टाइम, अपनी फैमिली कहाँ ले गए, वो लंदन। तो कोई इंसान अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके बस जाए, अपना जीवन बेहतर की तलाश में, या वहां पे अपना अच्छे से हम जिंदगी जिएंगे इस तलाश में, तो वो कहलाता है क्या, एमिग्रेंट, है ना। तो देखो ऐसा व्यक्ति जो अपना देश को छोड़कर किसी अन्य देश में बसने के लिए चला जाता है, ठीक है, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। तो द इमिग्रेंट मूव्ड टू कनाडा इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ। तो प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में कनाडा चला गया। तो कोई बंदा मान लो कनाडा चला गया अपना देश छोड़ के, तो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। विराट कोहली जो है लंदन चले गए अपना देश छोड़ के, तो क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का एक्वेटिक। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। इसका मतलब क्या है, रिलेटेड टू वाटर, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। तो देखो कोई ऐसी चीज, या आप यूं कह लो कुछ ऐसे जंतु जो होते हैं छोटे छोटे, है ना, जीव जंतु जो पानी में ही रह सकते हैं, उनका जीवन पानी में ही है, पानी के अंदर ही उनकी लाइफ चलती है, उन्हें बोलते हैं क्या, एक्वेटिक। ठीक है, तो जल से संबंधित या जल में रहने वाला। तो देखो जो चीज पानी में रहती है या पानी में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो पानी में पाई जाती हैं, तो क्या कहलाएंगी, एक्वेटिक, है ना। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो डॉल्फिन और वेल जल में रहने वाले जानवर है। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, जल में। तो कोई भी ऐसी चीज जो जल में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, एक्वेटिक बोलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आज का हमारा वर्ड, वो है लल्लाबाई। ठीक है, लल्लाबाई। लल्लाबाई क्या होता है, देखो, ए सॉफ्ट सॉन्ग संग टू मेक ए चाइल्ड गो टू स्लीप, है ना। देखो एक ऐसा गाना जो छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, सुलाने के लिए गाया जाता है। आपने देखो ना, जैसे घर पे मम्मी होती है ना, या दादी होती है जो, है ना, तो वो छोटे छोटे बच्चों को सुलाती है। मान लो सो नहीं रहा बच्चा, तो उसे सुलाने के लिए क्या करती है, वो कुछ गीत, कुछ लोरी, कुछ कहानी गाने लग जाती है, ले लेती है हाथ में, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। चलता है, ऐसा नहीं चलता, ठीक है, चलता है यार, हमारे यहाँ तो है ना, तुम्हारे भी चलता होगा जरूर। तुम्हारी अम्मी मम्मी जो भी हैं, दादी मौसी, कुछ ना कुछ वो छोटे छोटे बच्चों को सुनाने के लिए कुछ ना कुछ गाना जो है यूज करती होंगी। ठीक है, तो वही लोरी जो बच्चे को सुलाने के लिए गाई जाती है क्या कहलाती है, बोलो, लल्लाबाई। तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं कहीं लल्ला ही बोला जाता है ना, ए लल्ला कहाँ जा रहा है, ठीक है, पता नहीं कहाँ गया हमारा लल्ला, है ना। तो ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं। तो लल्ला मतलब लल्लाबाई, याद रखना, लल्ला को सुलाने के लिए जो गाना गा जाता है वो लल्लाबाई कहलाता है। ठीक है, चलो, वह मधुर गीत जो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है, गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो, लल्लाबाई, है ना। तो द मदर सेंग ए लल्लाबाई टू हर बेबी, माँ ने अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाई, तो वही लोरी क्या कहलाएगी, लल्लाबाई। तो ठीक है, लल्ला याद रखना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी खत्म हो गए। और आज की जो चीज है नेक्स्ट, वो है इडियम्स। अब भाई साहब ये सबसे इजी चीज होती है याद करने के लिए। देखो इडियम्स में कुछ याद करना नहीं होता, बस इडियम्स को पढ़ना होता है कि इस इडियम का मीनिंग ये है, बात खत्म। क्यों होते हैं इतने इजी, क्योंकि इनका मीनिंग तो इनमें ही छुपा हुआ होता है भाई साहब। बहुत ज्यादा इजी चीज जो है याद करने की, वो क्या है, वो कैब में इडियम्स। तो देखो फर्स्ट इडियम ये रहा, ए रोटन एप्पल। अगर आपको इस रोटन का मतलब पता होगा तो आपके लिए आसान हो गया। रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ,
कोई ऐसी चीज जो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, वो क्या कहलाती है? रोटन। तो ए रोटन एप्पल, अब मान लो कोई एप्पल सड़ा हुआ है, खराब हो गया, बहुत ज्यादा दागी ले वो है ना, सड़ गया वो, अब उसे आप ठीक एप्पल के साथ रख दो, क्या कर देगा वो तो उन सबको भी खराब कर देगा। जो उसके साइड में रखा हुआ होगा वो तो उसे भी खराब कर देगा, सबको दागिल बना देगा, सबको सड़ा देगा वो, है ना। तो ऐसे ही ये जो है रोटन एप्पल मतलब क्या हो गया? ए बैड पर्सन हु निगेटिवली इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना। तो बुरा व्यक्ति जो दूसरों को ही बिगाड़ दे उसे बोलते हैं क्या? रोटन। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं क्लास 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, चालू है माइक। चलो, बुरा व्यक्ति जो दूसरों को ही बिगाड़ देना। मान लो एक ऐसा व्यक्ति है ना, संगत में होता है एक ना एक हरामी तुम्हारे साथ भी जरूर होगा जिसने तुम्हें बिगाड़ा होगा। ठीक है, तो होता है जरूर ऐसा। बताइए किसे बिगाड़ने, किसका हाथ है तुम्हें बिगाड़ने में? ठीक है, तो कोई ना कोई एक लड़का, एक लड़की, ठीक है, वो ऐसी जरूर होगी या लड़का ऐसा जरूर होगा जो भाई साहब फेस से तो होगा बहुत ज्यादा शरीफ। ठीक है, उनका फेस अगर आप देखोगे तो आप कह नहीं सकते कि इतना नंबर ही है, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा होगा जो ना कर रखा हो। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं है कि वो खुद बिगड़ा हुआ है, मामला ये है कि वो तुम्हें भी बिगाड़ देता। ठीक है, तो ऐसे इंसान, ऐसे लड़के लड़की के साथ नहीं रहना है जो तुम्हें भी क्या कर दे? वो बिगाड़ दे। ठीक है, तो कोई ना कोई होता है ऐसा जरूर। आप अगर आज बिगड़ चुके हो तो किसी का हाथ जरूर होगा, ये देखना किसने बिगाड़ा है आपको। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति पूरे ग्रुप या टीम को खराब कर दे तब यह इडियम यूज होता है, कौन सा? ए रोटन एप्पल। ठीक है, तो वन रोटन एप्पल कैन स्पॉइल द होल टीम। एक बुरा व्यक्ति पूरी टीम को बिगाड़ सकता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद नंबरी है तो वो आपको भी नंबरी बना सकता है। ठीक है, तो बच के रहना ऐसे ऐसे बच्चों से, ऐसे ऐसे नंबरी इंसानों से। चलिए, नेक्स्ट है आपका ए रेड लेटर डे। अब कोई लेटर मान लो रेड है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यार। मान लो वो ऐसे है, लथपथ है खून में, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, है ना। तो ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? ए वेरी स्पेशल और मेमोरेबल डे। ठीक है, तो सुनो इधर ध्यान से, बहुत खास या यादगार दिन, एक ऐसा दिन जो किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा खास हो या बहुत ज्यादा यादगार हो, वो क्या कहलाता है? बोलो, ये रेड लेटर डे, है ना। तो जब कोई दिन जिंदगी में खास जगह बना ले, ऐसा दिन जो आप सोचते हो ना भाई साहब ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, अच्छा होता है तुम्हारे साथ ऐसा? कुछ लम्हे होंगे किसी के साथ बिताए हुए, ठीक है, कुछ चीजें होंगी ऐसी करी हुई जो आपने जिंदगी में बहुत एंजॉय किया होगा। आप कहोगे आप ये पल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, ये मोमेंट्स जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमेशा मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसा खास दिन रहता है, क्या कहलाता है? रेड लेटर डे, है ना। तो देखो, माई वेडिंग डे वॉज ए रेड लेटर डे इन माई लाइफ। तो मेरा जो वेडिंग डे था, यानी कि जो मेरी शादी हुई है उस दिन, वो दिन मेरी जिंदगी का क्या था? बोलो, सबसे खास दिन था। तो किसी भी इंसान के लिए खास दिन होता है जब उसकी शादी होती है, वो दिन आपको हमेशा याद रहता है। तो मेरी शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ए लेटर डे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दिन जो बहुत ज्यादा खास हो। ठीक, चलिए, नेक्स्ट वर्ड है सी आई टू आई। सी आई टू आई। अब आप किसी की आंखों में आंख डाल के देख रहे हो, देख रहे हो ना? ठीक है, तो जब आप किसी की आंखों में आंख डाल के देखते हो, बोले डरता हूँ क्या तुझसे? बता, डरता हूँ? डरता हूँ क्या? डरता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो? आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, भाई साहब डर नहीं रहे हो बिल्कुल भी, चाहे 2 थप्पड़ में आपका जुकाम निकल जाए लेकिन डर नहीं रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सी आई टू आई होता है टू एग्री कंप्लीटली। इसका मतलब होता है पूरी तरह से सहमत होना। पूरी तरह से सहमत होना मतलब चल मिल ले, कब मिलेगा? लड़ ले, कहाँ लड़ ला? बता बता, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ? तो आप ऐसे कर रहे हो, आप पूरी तरीके से उसके साथ सहमत हो, वो चीज कहलाती है क्या? सी आई टू आई। ठीक है, जब 2 लोग एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसी सोच मतलब वो भी लड़ना चाह रहा है, आप भी लड़ना चाह रहे हो, ठीक है, या पूरी तरह सहमत हो, वो कह रहा है लड़ ले, आप भी कह रहे हो लड़ ले, ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाती है? सी आई टू आई कहलाती है। तो वी डोंट सी आई टू आई ऑन दिस टॉपिक, वगैरह भाई साहब इस मुद्दे पर हमारी राय एक जैसी नहीं है। अगर नहीं एक जैसी तो नहीं है, और है तो फिर क्या है? सी आई टू आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स। अब देखो, गो मीन्स जाना, टू द डॉग्स कोई चीज मान लो कुत्ते के पास चली गई भाई, तो क्या हो गई? बेकार ही तो हो गई, खराब हो गई ना। ठीक है, खराब हो गई। तो अब देखो, टू बिकम वर्स और स्पॉइल्ड, कोई चीज क्या हो जाना? बोलो, खराब हो जाना या बर्बाद हो जाना, वो चीज क्या कहलाएगी? गो टू द डॉग्स कहलाएगी। तो बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, है ना। जब कोई चीज धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रही हो
धीरे धीरे गिरावट की ओर जाता है। कोई कंपनी थी ना, मान लो ऐसे चल रही थी वो, हाँ ऐसे, अब वो ऐसा आ गई ऐसे, तो अब वो क्या है, धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रही है, खत्म होती जा रही है, यानी कि वो बर्बाद होती जा रही है। तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, है ना, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है तो उसे कहेंगे हम क्या, गो टू द डॉग्स, है ना। तो द कंपनी हैज गॉन टू द डॉग्स, ठीक है। यहाँ गो की कौन सी फॉर्म यूज हो गई, थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसे हमने सेंटेंस में यूज करा है, तो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, गो की गॉन, है ना। टू द डॉग्स आफ्टर द न्यू मैनेजर ज्वाइन, है ना, मतलब जब से न्यू मैनेजर ने ज्वाइन की है कंपनी, भाई साहब कंपनी क्या हो गई, बर्बाद होने जा रही है। तो नए मैनेजर के आने के बाद कंपनी बर्बाद हो गई। मान लो मैनेजर होगा ऐसा, हम कंपनी आगे लेके जाएंगे, जो आज तक किसी से नहीं हुआ वो हम करेंगे। पता चला भाई साहब ऐसा काम करा कि कंपनी के ही सत्यानाश पेट दिया, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है गो टू द डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईडियम से हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, टू स्टडी और वर्क लेट एट नाइट। देखो ये ईडियम तो बहुत पहली बना हुई है, आज तो सबके घर में क्या है बोलो, इन्वर्टर है, ठीक है। अगर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है तो मतलब जो है सोलर पैनल होंगे लगे हुए, है ना। मतलब कहने का है सोलर पैनल भी इन्वर्टर से चलता है, मतलब कहने का ये है कि रोशनी है अवेलेबल। आपको अगर रात में पढ़ाई करनी है तो आपके लिए चाना होता है इनफ, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पहले आपने देखा होगा डीबीए चलती थी, है ना, और उन डीबीओ के अंदर मान लो डीबीए बनाई जाती है, डीबीए है ना, या लैंप बनाए जाते थे, पहले लैंप चलते थे जिनके अंदर तेल डलता था, ऑयल, मिट्टी का तेल, है ना, और उसकी लो बढ़ा लेते थे और उससे क्या करते थे बोलो, पढ़ाई करते थे, है ना, जला के उसे। तो अब ये उसी टाइम का बना हुआ एडियम्स है, देर रात तक मेहनत करना। मतलब अगर आप देर रात तक मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब आप डीबीए का यूज करके काम कर रहे होंगे, और डीबीए का यूज काम करके काम कर रहे हो तो उसमें तेल डलता है, आप क्या कर रहे हो, तेल जला रहे हो आधी आधी रात तक। तो आधी आधी रात तक तेल जला रहे हो, इसका मतलब आधी आधी रात तक क्या कर रहे हो, या तो पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो। तो जब कोई इंसान रात रात भर मेहनत करता है तो उसे बोलते हैं क्या, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखो, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एग्जाम्स, उसने परीक्षा से पहले रात रात भर पढ़ाई की, है ना, तो उसका एग्जाम्स होगा। तो उस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करने के लिए उसने क्या काम करा, रात रात भर पढ़ाई करी, यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, मेहनत की उसने, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के हमारे एडियम्स, और यहाँ पे हमारे एडियम्स भी खत्म हो गए। अब हमारी कितनी क्लास हो गई वोकैब की, 2, ठीक है, क्लास 1, ठीक है, और उसके बाद ये रही आपकी क्लास 2। जल्द ही आपको मिलेगी क्लास 3, ठीक है। तो क्लास 3 आपकी आने वाली है, आप क्लास 3 का वेट करें। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट्स में बता जाओ कि आपको वोकैब कैसी लगी, क्या वोकैब पढ़ने में मजा आया, वोकैब अच्छे तरीके से समझ में आई या नहीं आई। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर इस वोकैब को मैं ना भी समझाऊं तो भी आप इसे याद कर सकते हो। अब इस वोकैब की जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सभी मेरे दोस्त, सभी भाई जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से लिंक से डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और उसमें आपको मिलती रहेगी हर एक वोकैब क्लास के पीडीएफ। क्लास 1 की पीडीएफ वहां पे है, क्लास 2 की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए अपने मेहनत करते रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन वोकैब के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।